नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र 2014 में। मैं हूं दीपक डोभाल। महाराष्ट्र और हरियाणा में दिनों दिन विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है। चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक दल और मतदाता अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। हर चुनाव की तरह इस बार भी राज्यसभा टीवी लेकर आया है लोकतंत्र के महाकुंभ की खबरें अपने खास बुलेटिन लोकतंत्र 2014 में। हमारी खास पेशकश आप हिंदी में देख सकते हैं सुबह 7 बजे, दोपहर 3 बजे और शाम 7:30 बजे। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अब तक की सुर्खियों पर एक नजर। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर, 15 को मतदान। महाराष्ट्र में टूटा गठबंधन, सभी बड़े दल अकेले दम पर लड़ रहे हैं चुनाव, कांटे की टक्कर के आसार। केंद्र सरकार में शिवसेना के मंत्री अनंत गीते देंगे इस्तीफा, बीजेपी ने बताया गीते का निजी फैसला। महाराष्ट्र में प्याज उत्पादकों की समस्याएं बड़ा चुनावी मुद्दा, राज्य सरकार के फैसले से व्यापारी नाखुश। और हरियाणा में सभी दलों का प्रचार अभियान तेज, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैलियां। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। 15 अक्टूबर को दोनों प्रदेश में मतदान होना है, लिहाजा राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग भी चाक चौबंद इंतजाम में जुटा हुआ है। चुनाव के लिए तय कार्यक्रमों के तहत आज दोनों राज्यों में नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। देश के दो प्रमुख राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सक्रियता बढ़ गई है। सोमवार का दिन दोनों प्रदेशों के लिए काफी अहम रहा। दोनों राज्यों में नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया। 1 अक्टूबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। शनिवार तक दोनों प्रदेशों में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। महाराष्ट्र में जहां 7,666 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की, तो वहीं हरियाणा में 1,972 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। ये चुनाव दोनों प्रदेश राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण हैं। देश भर की निगाहें इन दोनों राज्यों के चुनाव पर टिकी हैं। राज्य में 15 को मतदान होगा और वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को की जाएगी। चुनाव आयोग ने 22 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की घोषणा की है। इन घोषणाओं के साथ ही दोनों राज्यों में चुनावी पारा तेजी से ऊपर चढ़ने लगा है। हरियाणा की 12वीं विधानसभा का कार्यकाल 27 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, तो महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 8 नवंबर को पूरा होना था। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। इन दोनों राज्यों के अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात की एक सीट पर भी 15 अक्टूबर को उपचुनाव होगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र के बीड़ और उड़ीसा के कंधमाल लोकसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये थी चुनाव कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी और अब जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों प्रदेशों में चुनावी समीकरण क्या-क्या हैं। शुरुआत महाराष्ट्र के महासमर से। देश की राजनीति में शुरुआत से ही महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नजरिए से महाराष्ट्र की अलग पहचान रही है। आइए इस राज्य की खूबियों पर एक नजर डालते हैं। देश की आजादी के बाद मध्य भारत के मराठी भाषी क्षेत्रों के एकीकरण के लिए बड़ा आंदोलन चला। 1 मई 1960 को कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ को जोड़कर महाराष्ट्र की स्थापना की गई। नया राज्य बनने के बाद महाराष्ट्र में पहला विधानसभा चुनाव 1960 में ही हुआ। इसके बाद 2009 तक महाराष्ट्र में 12 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस बार यहाँ 13वीं विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। 1995 को छोड़कर सूबे में ज्यादातर कांग्रेस ही सत्ता में रही है। पिछले 4 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो 1990 में 288 सीटों में से कांग्रेस को 141, बीजेपी को 42, जनता दल को 24 और बाकी 81 सीटों पर अन्य को जीत मिली थी। 1995 में कांग्रेस ने 80, बीजेपी ने 65, शिवसेना ने 60,
जनता दल ने 11 और शेष 72 सीटें अन्य ने हासिल की। 2004 के चुनाव नतीजों में कांग्रेस ने 69, एनसीपी ने 71, बीजेपी ने 54, शिवसेना ने 62 और 32 सीटों पर अन्य ने कब्जा किया। 2009 में कांग्रेस ने 82, एनसीपी ने 62, बीजेपी ने 46 और शिवसेना ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 54 सीटें अन्य के खाते में गईं। महाराष्ट्र में कुल 7,90,86,246 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 4,18,42,463 है, जबकि 3,71,23,909 महिला वोटर हैं। 18 साल से 19 साल के बीच नए युवा वोटरों की बात करें तो महाराष्ट्र में करीब 10,75,376 नए मतदाता हैं। इनमें 6,94,108 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 3,81,268 महिलाएं युवा वोटर हैं। इस साल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने मतदान में काफी उत्साह दिखाया। इसमें युवा मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की थी। 15 अक्टूबर को होने वाले मतदान में भी वोटरों ने यही उत्साह देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र विधानसभा में सीट बंटवारे के मुद्दे पर बीजेपी शिवसेना के अलग होने के बाद खटास बढ़ती जा रही है। गठबंधन टूटने के 4 दिन बाद आज शिवसेना ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कैबिनेट से अनंत गीते इस्तीफा देंगे। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लौटने के बाद गीते उनको इस्तीफा सौंपेंगे। इससे पहले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी गीते के इस्तीफे की मांग की थी। बीजेपी महासचिव और महाराष्ट्र के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी और यह शिवसेना का निजी फैसला है। प्रधानमंत्री के लौटने के बाद आनंद गीते, जो उनके भारत सरकार में मंत्री हैं, वो इस्तीफा दे देंगे। यदि उन्होंने ऐसा कहा है, यदि वो ऐसा चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनका निर्णय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी। गठबंधन सरकारें भारतीय राजनीति में अस्थिरता से उबरने का एक विकल्प बनकर उभरी थी, लेकिन अब इस प्रयोग के साइड इफेक्ट भी नजर आने लगे हैं। इसी वजह से महाराष्ट्र और हरियाणा में गठबंधन की राजनीति को तगड़े झटके लगे हैं। राज्यसभा टीवी की यह खास पेशकश देखिए। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन का नतीजा छिपा नहीं है। सत्ता की खींचतान में राजनीतिक दलों ने दोस्ती और गठबंधन धर्म को हाशिए पर ला खड़ा किया। बीजेपी नेता प्रमोद महाजन और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की कोशिशों से 1989 में पहली बार गठबंधन हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद दोनों दलों ने एक दूसरे की आलोचना शुरू कर दी। हाल ही में हुए आम चुनाव में अब तक शिवसेना की जूनियर पार्टनर रही बीजेपी को महसूस हुआ कि मोदी लहर के सहारे उसे राज्य की सत्ता हासिल हो जाएगी, सो बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद और ज्यादा सीटों की मांग कर डाली। लेकिन कई चुनावों से गठबंधन का नेतृत्व करती रही शिवसेना मुख्यमंत्री पद और ज्यादा सीटों पर अपना स्वाभाविक अधिकार मानती रही। इसी खींचतान में गठबंधन टूट गया। 27 तारीख की तिथि का मानक ना होता और भी समय हमारे पास यदि चुनाव आयोग के तिथि के निर्धारण की बाध्यता नहीं होती तो शायद एक हल निकल सकता है। कांग्रेस एनसीपी ने भी बीते 15 सालों में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आम चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद एनसीपी को महाराष्ट्र की राजनीति भी खतरे में नजर आने लगी, लिहाजा उसने ज्यादा सीटों पर दावेदारी ठोक दी। कांग्रेस के अड़ियल रवैये ने आग में घी का काम किया और ये गठबंधन भी आखिरकार टूट गया। हम इस आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारे स्वतंत्र तौर पर हम इस चुनाव को लड़ेंगे और जहां तक कोशिश करेंगे कि जो भी समान विचार की पार्टियां हैं, धर्मनिरपेक्ष विचारों की पार्टियां हैं, उनको हम साथ में लेने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे। उधर हरियाणा में भी गठबंधन की राजनीति ने कई रंग दिखाए। चुनाव आते आते यहाँ भी कोई बड़ा गठबंधन टिक नहीं पाया। उपेक्षा का आरोप लगाकर कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस ने बीजेपी से किनारा कर लिया, तो कांग्रेस से अलग हुए विनोद शर्मा ने हरियाणा जनचेतना पार्टी बनाकर बिश्नोई से हाथ मिला लिया। एक बार हुडा, एक बार चौटाला, एक बार बंसीलाल जी, यही होता था ना। इस बार भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 सीटें लड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए लड़। महाराष्ट्र में 5 बड़ी पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी और एमएनएस अलग अलग ताल ठोक रही हैं। वहीं हरियाणा में आईएनएलडी, कांग्रेस और बीजेपी बड़ी पार्टियों के तौर पर अकेले हाथ आजमा रही हैं। देखना दिलचस्प होगा
कि दोनों प्रदेशों में बिना गठबंधन के उतरी पार्टियों पर जनता कितना विश्वास करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वाकई में बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि बिना गठबंधन की जो पार्टियां अब उतरी हैं उन पर जनता कितना विश्वास जताती है। राजकमल राव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकमल, नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक 2 दिन पहले गठबंधन टूटने का ऐलान होता है और बाकायदा आखिरी वक्त तक ये लग रहा था कि बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटता है तो इसका फायदा एनसीपी कांग्रेस को होगा और एनसीपी और कांग्रेस अपनी राहें जुदा करती हैं तो इसका फायदा शिवसेना और बीजेपी गठबंधन को हो सकता है। लेकिन अब राहें जुदा हैं। क्या चुनावी तस्वीर अब बनकर उभर कर सामने आ रही है राजकमल महाराष्ट्र में? दीपक, जैसा आपने कहा, जब चौतरफा मुकाबला होता है लोगों के पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, लेकिन इस पे एक राजनीतिक पहलू ये निकलता है जब चारों पार्टियां अपने आप लड़ते रहेंगे तो मुद्दे क्या होंगे। और इसके अलावा जब गठबंधन की कोई तकनीक या उसका कोई लॉजिक नहीं होता है तो लोग किस तरफ जाएंगे, एक तरह से कंफ्यूजिंग मामला है। लेकिन आप महाराष्ट्र की पूरा राजनीति देखेंगे तो जिस तरह वहाँ पे रीजन्स बटे हुए, विदर्भा का इलाका हो, कोंकण का इलाका हो और जो मुंबई का जो अर्बनाइज्ड इलाका हो, वहाँ पे एक एक पार्टी का अपना गठजोड़ काफी सालों से स्ट्रांग रहा है। आप एनसीपी का देख लीजिए और या भाजपा का देख लीजिए और शिवसेना जो एक्चुअली वहां पे पिछले सालों से बीजेपी जूनियर पार्टी रही और शिवसेना वहां एक बहुत बड़ी पार्टी की तरह उभरा था। और 90s के बाद, 90 के दशक के बाद महाराष्ट्र में कोई भी ऐसी ये स्थिति पहली बार हो रही है कि चारों पार्टियां आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार जो, जैसे कि आपने रिपोर्ट में दिखाया, जो 10 लाख युवा मतदाता है वो क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं। जिस तरह उन लोगों की वोट जाती है वहां उस पार्टी की जीत हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकमल राव इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अब क्या कुछ सियासी समीकरण उभर कर सामने आते हैं ये फिलहाल आने वाला दिन ही बताएगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी चुनावी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोकतंत्र 2014 में बात महाराष्ट्र की हो रही है। मुंबई की बात करें तो मुंबई उपनगर से सटे ठाणे जिले पर शिवसेना और एनसीपी की मजबूत पकड़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में यहां भारी शहरीकरण और औद्योगिक विकास हुआ है। नए समीकरण के बाद मौजूदा चुनाव में इस जिले को राजनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। ठाणे जिला उत्तरी कोंकण का एक अहम हिस्सा है। आज से महज 80 बरस पहले ये एक रेलवे स्टेशन और उनके कर्मचारियों के रहने का ठिकाना भर था, लेकिन आज ये देश के विकसित औद्योगिक केंद्रों में शुमार रखता है। जिले के ज्यादातर मतदाता महाराष्ट्र के दूसरे इलाके से ताल्लुक रखने वाले हैं, जो रोजगार की तलाश में यहाँ आए और बस गए। रिहाइश यहाँ के लिए एक बड़ा राजनीतिक मसला है। यह इस शहर में और शहर में पानी की हमेशा जो लोगों के दिल में ऐसी एक धड़कन होती है कि पानी पूरेगा नहीं पूरेगा। ये शहर की आबादी 12 लाख है और ये शहर के डैम में 30 लाख बस्ती का पानी स्टोर है। ठाणे जिले में 18 विधानसभा सीटें हैं। 2009 में एनसीपी ने 6, शिवसेना ने 5 और बीजेपी, एमएनएस और समाजवादी पार्टी ने 2-2 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एक सीट निर्दलीय ने झटका था। मौजूदा चुनाव में शिवसेना 11 और एनसीपी 8 सीटों पर मजबूत दावेदारी पेश करती दिख रही है, जबकि समाजवादी पार्टी भिवंडी पूर्व और भिवंडी पश्चिम सीट पर एक बार फिर अपनी पकड़ बनाती दिख रही है। ये सब सरकार लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी कितने 10 लाख परिवार आज इस इंतजार में बैठे हैं कि ये समस्या का हल हो जाएगा, वो हम लोग को घर मिलेगा और हम लोग उसमें से वो करेंगे। मुंबई से सटे होने के कारण यहाँ धन बल के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है। Very keen on control of use of black money. In fact, there are now static surveillance teams and all those teams on a large scale are checking vehicles if they are carrying cash beyond permitted limit. बंदरगाह के जरिए व्यापार के लिए इस शहर का ऐतिहासिक महत्व है। मिस्र और बेबीलोन के साथ 250 ईसा पूर्व होने वाले व्यापार के दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं। इस जिले में हिंदू, मुगल, पुर्तगाली और मराठा शासकों ने शासन किया, जिसके चिन्ह आज भी नजर आते हैं। ठाणे जिला क्षेत्रीय पार्टियां जैसे कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां कांग्रेस और भाजपा मौजूद तो हैं, लेकिन जहां तहां। अमृतांशु राय, ठाणे, महाराष्ट्र, राज्यसभा टीवी के लिए।
देश में प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। नागपुर मंडी से प्याज देश के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता है, लेकिन प्याज उत्पादकों और व्यापारियों की समस्याएं भी कम नहीं हैं। इस चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। प्याज किसान हांसी शेत कर नागपुर मंडी में अपनी उपज का हिसाब लगा रहे हैं। उनका गांव नागपुर से 85 किलोमीटर दूर है। इस साल उनकी करीब 1/3 उपज मंडी तक लाने में बर्बाद हो गई। वो अब प्याज की खेती को घाटे का सौदा मानते हैं। वो प्याज उसने जीवन से में डाल दिए ना, वो प्याज हमारा मानना क्या है शेतकरी का, वो प्याज उसने निकल चाहिए थे, उसने वो जीवन से वस्तु उसने डालते नहीं चाहिए, उसने क्यों उसने डाल दिया, इससे वास्ते से भाव बढ़ रहा है नहीं। नागपुर और इससे सटे विदर्भ के इलाके में प्याज प्रमुख नकदी फसल है। किसानों को फसल बेचने के लिए नागपुर मंडी आना पड़ता है। जरूरी जिन्सों की सूची से प्याज को हटाने के सरकार के फैसले के बाद कीमतों पर असर पड़ा है। व्यापारी चाहते हैं कि सरकार प्याज के निर्यात में मदद करे। भी जाता पर शेतकरी का माल थोड़ा रहता ना, इसके वास्ते बाहर किधर जाना, हम तो 500-600 किलोमीटर इधर लावाए नागपुर में, इसकी सुविधा चाहिए ना मैं बाहर बेचने के लिए। हाँ, गोडाउन नहीं पर मंग ज्यादा दिन नहीं रखता ना, हाँ खराब हो जाता। सन 2012-13 के दौरान देश में 16,813 मीट्रिक टन प्याज की पैदावार हुई, जो कि 2011-12 के मुकाबले 16% की बढ़त थी। अकेले महाराष्ट्र में इस दौरान 4,660 मीट्रिक टन प्याज पैदा हुई। हालांकि इस साल फरवरी और मार्च के दौरान किसानों को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने प्याज की जमाखोरी रोकने के लिए कृषि उपज मंडी कानून में संशोधन किया है। अब किसान मंडी के बाहर भी प्याज बेच सकते हैं, लेकिन मंडियों में प्याज के लिए गोदाम नहीं होने से उपज खराब होने का डर बना रहता है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, नागपुर। और महाराष्ट्र के बाद अब बढ़ते हैं हरियाणा के रण की तरफ। आधुनिक खेती और साझी संस्कृति के लिए मशहूर हरियाणा का गौरवशाली इतिहास रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के गवाह इस प्रांत की गिनती देश के विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा की खूबियों को जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा हरि और आयन शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हरि यानी भगवान का घर। लहलहाते खेत, ऊंची इमारतें और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर हरियाणा की पहचान हैं। इसकी सीमा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगती है। किसी समय पंजाब का हिस्सा रहे इस राज्य के निर्माण के लिए यहाँ के हिंदी भाषियों ने लंबा आंदोलन चलाया। नवंबर 1966 में भारत के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा अस्तित्व में आया। हरियाणा की भूमि देश के बड़े किसान आंदोलन की गवाह रही है। देश में खेती के क्षेत्र में नए नए प्रयोगों की बात हो या पशुपालन की, हरियाणा हमेशा अव्वल रहा। इतना ही नहीं, खेलकूद में भी हरियाणा के लोगों ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। पिछले 3 बार के विधानसभा चुनाव परिणामों की बात करें तो 2000 में कांग्रेस ने 21, बीजेपी ने 6, आईएनएलडी ने 47 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 16 सीटों पर अन्य को जीत मिली। सूबे में आईएनएलडी की सरकार बनी। 2005 में कांग्रेस ने 67, बीजेपी ने 2, आईएनएलडी ने 9 और बाकी 12 सीटों पर अन्य ने जीत हासिल की। इसी तरह 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने 40, बीजेपी ने 4, आईएनएलडी ने 31 और शेष 15 सीटें अन्य ने जीती। 2005 और 2009 में कांग्रेस ने लगातार 2 बार सरकार बनाई। हरियाणा में कुल 1,56,96,906 मतदाता हैं। इसमें 84,42,201 पुरुष और 71,52,205 महिला मतदाता हैं, जबकि अन्य श्रेणियों के मतदाताओं की तादाद 1,02,479 है। 18 से 19 साल के बीच के नए युवा मतदाताओं की बात करें तो हरियाणा में युवा मतदाताओं की तादाद 3,49,239 है। इसमें 2,50,495 पुरुष मतदाता हैं, वहीं 98,744 महिला मतदाता हैं। हरियाणा के सियासी रण में इस बार कई मुद्दे अहम हैं। विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने के लिए भूमि अधिग्रहण, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दे उठा रही हैं, तो वहीं राज्य सरकार प्रति व्यक्ति आय में बढ़त, राज्य में पूंजी निवेश में इजाफे और बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा पेंशन देने जैसे विकास के काम को जनता के पास लेकर जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब हिसार का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शौरान इस वक्त हिसार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रविंद्र के साथ बेहद खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। रविंद्र, ओवर टू यू और हमें समझाएं कि इस वक्त
हरियाणा की जो बिसात है, राजनीतिक बिसात, उन पर कौन मोहरा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और तस्वीर ओवरऑल उभर कर क्या सामने आ रही है? देखिए दीपक, जब से हरियाणा का निर्माण हुआ है तब से अगर हम पहले चुनाव को छोड़ दें, यानी कि केवल 2 साल का अगर समय को छोड़ दें, तो तब से लेकर के और इस चुनाव तक, पिछले चुनाव तक लगातार लाल फैक्टर यानी कि भजनलाल, देवीलाल और चौधरी बंसीलाल, ये लोग हरियाणा की राजनीति पर हावी रहे। ये इन तीनों के देहांत के बाद का ये पहला चुनाव है। इसमें किसी भी लाल की अभी छाया नहीं है। इसके बाद विपक्ष, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके नेता ओम प्रकाश चौटाला और दिग्गज नेता जो है उनके बेटे हैं अजय चौटाला, दोनों इस वक्त जेल में हैं। यानी कि सियासी माहौल इस तरह है कि मोदी की जो लहर थी उसमें एक अप्रत्याशित नतीजे हमको सिर्फ 6 महीने पहले देखने को मिले, जब 7 सीटें यहां से बीजेपी की झोली में गई। हालांकि परंपरागत तौर पे हम लोग देखते रहे हैं कि बीजेपी एक कमजोर पार्टी के रूप में किसी न किसी के साथ अलायंस करके यहां पे लगातार सत्ता का हिस्सा बनती रही है, लेकिन पहली बार कार्यकर्ता और लोगों ने इस तरीके से वोट डाला कि मोदी की वेव में आकर के कि 7 सीटें जो है 8 में से उन लोगों को मिली। उसके बाद अगर हम बात करें मुद्दे की, तो यहाँ पे जो मुद्दे हैं वो तमाम दूसरे जो इलाके हैं, दूसरे जो राज्य हैं, उनसे अलग है। यहाँ पे रोटी और कपड़ा और मकान यानी गरीबी का उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लगा शायद ही कोई घर ऐसा हो हरियाणा में जिसमें कूलर ना हो या जो बुनियाद आधारभूत चीजें हैं वो ना हो, उस तरह की समस्या नहीं है। और अच्छे तफसील से समझने के लिए हमारे साथ सुनील धनखड़ प्रोफेसर हैं राजनीतिक विज्ञान के, उनसे बात करते हैं। सर, क्या क्या अहम मुद्दे यहाँ पे राजनीति के हैं और क्या परिस्थितियां फिलहाल हैं? देखो, राजनीति के अहम मुद्दे यहाँ पे हैं कि डेवलपमेंट ये नहीं है कि रोटी कपड़ा और मकान, जैसा आपने कहा कि हर आदमी को रोटी है और कपड़ा है। डेवलपमेंट का मेन मुद्दा है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज को स्थापित किया जाए। मैं हिसार की बात कर रहा हूँ। हिसार अपने आप में एक अच्छी सिटी है। ये भजनलाल जी का गढ़ रहा हुआ है। भजनलाल जी का गृह राज्य था यहाँ और वो आदमपुर से ही कंटेस्ट करते थे। 2009 में भी वो हिसार पार्लियामेंट्री क्षेत्र से एमपी थे और उनके जाने के बाद उनके बेटे ने बाई इलेक्शन में कंटेस्ट किया और वो विजयी हुई। और यहाँ से एक दूसरी फैमिली है जो काफी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, जिंदल फैमिली। श्रीमती सावित्री जिंदल यहाँ से एमएलए भी हैं और वो हरियाणा सरकार में। साहब, इस बार जो है संघर्ष जो है, क्योंकि सब पार्टी अलग अलग लड़ रही हैं, तो किस तरह का मुकाबला आप देखते हैं? आपकी बार ऐसा है कि कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। देखो, कांग्रेस अपना 9.5 साल के कार्यकाल का कह रही है कि हमने विकास कराया, वो विकास और शराफत के नाम पे वोट मांग रही है। और जो कुलदीप बिश्नोई की जो पार्टी है हरियाणा जनहित कांग्रेस, वो अपने भजनलाल जी के नाम पे, और वो कहते हैं कि भाई समान विकास, अगर भाई हम हिसार का विकास करेंगे, उस मुद्दे पे मांग रहे हैं। इनेलो का इसलिए है कि वो दुष्यंत चौटाला यहाँ से सांसद है, तो इसलिए उनका मुकाबला और ज्यादा रोचक बनता जा रहा है। देखिए, लोप साइडेड डेवलपमेंट की बात सब लोग करते हैं। कांग्रेस के भीतर भी इस तरह के कैप्टन अजय सिंह यादव जो मंत्री रहे और चौधरी वीरेंद्र सिंह को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा, वो सब लोग लोप साइडेड डेवलपमेंट यानी कि असंतुलित विकास की बात करते रहे। सब लोग कहते रहे कि केवल रोहतक जो शहर है उसमें विकास हुआ है, दूसरे जो जिले हैं उनको छोड़ दिया गया, विकास की गति में कहीं पीछे छोड़ दिया गया। इस तरह के मुद्दे हैं। भूमि अधिग्रहण, जिसको कि असंतुलित विकास, भूमि अधिग्रहण और तमाम ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जिनको एड्रेस करने की कोशिश हर सियासी पार्टी फिलहाल कर रही है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता की उम्मीदों पर अंततोगत्वा ये लोग कितने खरा उतरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका, और आपके साथ जो खास मेहमान थे धनखड़ साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। एक सरसरी निगाह। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा में आज कई जगह रैलियां की। टोहना की रैली में उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार के कामकाज की तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की विकास जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो कई काम ऐसे जिसके कारण आज देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ है। जनता का अपने नेता में विश्वास है, ब्यूरोक्रेट्स का अपने प्रधानमंत्री में विश्वास है और मंत्रियों का अपने प्रधानमंत्री में विश्वास है, और इसके कारण देश के अंदर एक नई शुरुआत हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल जिले में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हरियाणा में हर तबके का विकास किया है। राज्य सरकार के कामकाज का बखान करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में हरियाणा 14वें पायदान से पहले पायदान पर आ गया है। वहीं महंगाई जैसे मुद्दे पर उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार की तीखी आलोचना की। बैठते ही डीजल की कीमत बढ़ा दी, रेल का भाड़ा बढ़ा दिया गरीब आदमी का, उसमें कोयला भी आता है। कोयला महंगा होगा तो बिजली भी महंगी होगी। फिर चीनी का दाम बढ़ा दिया। गन्ने का भाव तो हरियाणा सरकार देती है पूरे देश में सबसे ज्यादा,
और चीनी और जगह तो चीनी के मिल बंद हो रहे हैं, लेकिन चीनी का भाव बढ़ा दिया। और लोकतंत्र 2014 में आज बस इतना ही। नमस्कार। Thank you.